जो पॉलिसी 1931 से चली जम्मू कश्मीर की, कश्मीर सेंट्रिक और सेपरेटिस्ट माइंड के लोगों की, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, क्योंकि जम्मू एक बहुत बड़ा एरिया है। डोनेशन आएगी श्राइन से, बोर्ड से, श्राइन बोर्ड फंड करेगा, वो फंड फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, और फिर चूंकि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे बनाया गया, उसी को ये प्राइवेट बोल रही है, क्योंकि बोर्ड को वो प्राइवेट बोल नहीं सकते थे। बोर्ड एक एक्ट से बना हुआ था कि एक श्राइन बोर्ड जो डेडिकेटेड था श्राइन डेवलपमेंट के लिए, पहले वो हॉस्पिटल बनाता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है नारायणा के हाथ में, और आज भी लोग उसके शिकार हैं। क्या कंपल्शन थी वोरा साहब को ये ट्रस्ट बनाने की? कितने पैसे एक्स्ट्रा हो गया था? क्या यात्री आराम से फ्री खाना खा पा रहे? श्राइन बोर्ड अपने से क्या कर रहा है? क्या श्राइन बोर्ड के जो मुलाजम वहाँ पे 4 घंटे सोते हैं, एक पंडित एवरेज 4 घंटे ड्यूटी देता है, फिर 4 घंटे सोता है। इंसान की तरह ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो बहुत अलग से हालात हैं। इंजॉय कौन करते हैं? जो टेम्परेरी तौर पे वहाँ जाते हैं। अगर ऑडिट किया जाए ना, आज हमारे श्राइन बोर्ड की FDA खत्म हो चुकी है, श्राइन बोर्ड के डिपॉजिट खत्म हो चुकी है, और श्राइन बोर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले समय में जिस तरीके से काम कर रहा है, मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। आज ओपन कर लो मेरिट, उनसे ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे होंगे जो नहीं आए होंगे। कारण क्या कि वो पेड सीट नहीं ले सकते, वो गरीब हैं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, हर धर्म के होंगे। तो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर काम कर रहा है, फीस के लिए क्यों काम कर रहा है? नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि हम एक सीरीज़ के तौर पे, एक सिलसिलेवार तौर पे आपके सामने कुछ नए नए खुलासे करते जा रहे हैं, जो माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़े हैं, या माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या वहाँ का जो हॉस्पिटल है, उस चीज़ से लेके जो हम आपके सामने खुलासे लेके आए। इससे एक बात तो सामने उजागर हुई है कि जो भी श्रद्धालु का जो विश्वास है, वो विश्वास किसने तोड़ा? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है, एक सवालिया निशान है। एक ऐसे जो हमारा तंत्र था जम्मू कश्मीर का, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जम्मू कश्मीर में, और इसमें अचरज की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो बहुत अच्छे लेवल के पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर समझे जाते थे अपने समय में, उनके कार्यकाल में भी ये चीज़ें घटी। इस सारी बात पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जिस तरीके से कि हमने देखा कि श्रद्धालुओं के साथ जो विश्वासघात हुआ, ये करीबन 1988 से शुरू हुआ और आज तक ये चीज़ चलती आ रही है। इसको हम एक पॉलिसी फेलियर क्यों ना माने? इसको हम टोटल पैरालिसिस ऑफ गवर्नमेंट जो एजेंसीज है या जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो हम इसको क्यों ना माने, जब करोड़ों में आते हुए डिवोटीज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? तो शिवांग जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा कि क्या ये विश्वासघात, इसको अगर सही तरीके से हैंडल किया होता उस समय की सरकारों ने, तो ये रुक पाता? पहले तो मैं ये करेक्ट करूँगा कि विश्वासघात कब हुआ। विश्वास तब हुआ जब श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी का जो बनाया गया 1988 में, उस टाइम नहीं हुआ। उस टाइम पे बोर्ड बनने के बाद हमारे जो गवर्नर साहब जगमोहन जी थे, उन्होंने बड़े सख्त कानून बनाए थे और बहुत अच्छे से बोर्ड ने अपना काम भी किया। यात्रा थोड़ी थी, डोनेशंस लिमिटेड आ रही थी, और मंशा ये थी कि ये बोर्ड जो है ये आहिस्ता श्राइन की डेवलपमेंट करेगा और उसी तरीके के कानून भी बनाएंगे। मैं एलेबोरेट तरीके से स्टडी कर रहा हूँ इवेंट्स को भी, और जो क्रिटिकल इवेंट्स हुए रवीश, उसको भी ध्यान से देख रहा हूँ। तो इस बात के लिए जगमोहन जी को बहुत सम्मान देने की ज़रूरत है। उनका कोई भी फैसला जो था, ना वो देश के ख़िलाफ़ था कभी भी, और ना ही वो कभी किसी समुदाय के ख़िलाफ़ हुआ, और ना ही वो किसी मिनॉरिटी या मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ हुआ, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो श्राइन को नुकसान देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जैसे ही 96 में यहाँ पे इलेक्शन होती है, बोर्ड को बने हुए 8 साल हो चुके थे, और स्टेट में आपको पता है उस टाइम की स्टेट में हालात कैसे थे कि टेररिज्म पीक पे था। 90s का दौर तो टेररिज्म में चला गया श्राइन बनने के बाद। आहिस्ता गवर्नर रूल्स में ब्यूरोक्रेसी जो थी वो हैवी हो रही थी, और ब्यूरोक्रेट्स बड़े अच्छे से नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम कोई भी काम कैसे करते हैं उसमें ज़रूरी होता है कि हमारी पर्सनल मानसिकता क्या है, हमारे पर्सनल बिलीफ्स क्या है। जगमोहन जी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थे और उन्होंने वैसे ही चीज़ें ली,
लेकिन जब हमने इसको एनालाइज किया टाइमलाइन पे डाल के, तो चीज़ें सामने आई कि 96 में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आई, जो मैंने पिछले बार भी एक्सप्लेन किया। वहाँ से इसकी जड़ें बनती हैं। जो मजबूत जड़ें थी श्राइन बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिलूट की गई। और 2002 आते आते, क्योंकि नॉर्मलसी बन रही थी, इंडिया भी ग्रो कर रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 99 के बाद आना शुरू हो गई थी, 98 के बाद शुरू हो गई थी, 97 के बाद शुरू हो गई थी सेंटर में। पैन इंडिया जो दौर था वो बदल रहा था। आपने भी देखा 95-96 के बाद हालात बड़े तेज़ी से बदले। आईटी का दौर आ रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट बूम था, पैसा इनफ्लो बढ़ रहा था और इंटरेक्शन बढ़ रही थी, केबल टीवी बढ़ रहा था, और उससे माँ की ख्याति जो है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही थी। उन सारी चीज़ों के बीच में माँ की तरफ उनके यात्री ज़्यादा आना शुरू हो गए, और श्राइन बोर्ड ने भी बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, अच्छी सराहें बनाई गई, अच्छे तरीके से काम किया गया। लेकिन जैसे ही श्राइन बोर्ड के पास सरप्लस पैसा आता है और कुछ लोग ऐसे बीच में आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी जो थी वो मैनेज करने में थी एज अनदर डिपार्टमेंट, उनकी पर्सनल आस्था भी रही होगी, क्योंकि डरते तो सारे ही हैं और आस्था भी सारे रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीज़नों की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए। जो डिसीजन मैंने पहले भी कहा, जो पहला डिसीजन था कि माँ के पैसे से एक श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी बनाए, यहाँ से उसकी फाउंडेशन में ही गलती हो गई। अगर ये यूनिवर्सिटी बनाई जाती टू प्रमोट द टीचिंग्स ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी, वैष्णव पंथ, जिसके लिए हमें ज़रूरत भी थी नेशन में, लेकिन सेंटर में ऐसी सरकारें थी जो अपने आप को ना गलत कह के सामने वाले को सही कहती हैं। आज पूरा वर्ल्ड भारत की प्रैक्टिस को मान रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी आप हिंदू हैं, लेकिन जो सभ्यता यहाँ थी वो सिंधु है। ये एक आप समझ रहे हैं ना, लोग भी सुनेंगे। अगर यहाँ रहने वाले हिंदू हैं, क्योंकि आप पर्शियन में उनको ह से बोलते हो हिंदू, तो उन पर उन सभ्यताओं को बोलो हिंदू सभ्यता। अगर वो बोला जाता है हिंदू सभ्यता है, तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव वर्ल्ड में चल रहा है ना कि ये लोग कपड़े नहीं पहनने आते थे, अंग्रेज़ों ने आके सिखाया, मुगलों ने हमें रहना सिखाया, वो नहीं ना रहता, इस्टेब्लिश होता। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हुआ, हम बात कर पा रहे हैं। तो मैं शुरुआत आपसे ये कहूँगा, जो आपने कहा धोखा हुआ, धोखा शुरू हुआ 96 के बाद, कंटिन्यूसली धोखा होता गया, क्योंकि चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो सीईओ बनेंगे, तो वो चीफ मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। और जब चीफ मिनिस्टर साहब को ये, खुद भी वो भक्त है, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला माँ के भक्त है, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ ए पॉलिटिशियन। और जो श्रद्धा पद्मनाभन टेम्पल के ट्रस्टीज़ की है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने सुना है, मैं इसको फिक्स नहीं कहूँगा, मैंने सुना है कि जो पद्मनाभन टेम्पल है ना हमारा, जहाँ पे कहते हैं 6वां द्वार नहीं खुला अभी तक, और ना सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत भी खोलने की। अगर वहाँ के जो ट्रस्टीज़ है वो जाते हैं ना, और वहाँ की धूल भी घर पे नहीं लाते हैं, इतनी ज़्यादा आस्था है कि श्रद्धा की है कि हम उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। उधर की चीज़ें, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बट टेंपल की जो सेंक्टिटी की बात कर रहा हूँ ना, श्रद्धा की, कि वो शायद चप्पल अगर लेके जाते हैं ना, कहते हैं वहाँ से कोई धूल भी नहीं आनी चाहिए कि हमारी नीयत में कोई खोट ना हो। ऐसा श्राइन बोर्ड में नहीं दिखा। मैं जाता रहता हूँ, मैं, मेरी माँ, मेरा तो सारा बेस, अगर ये श्राइन बोर्ड का, वैष्णो माता का नहीं होता ऐसा, तो शायद हम लोग इसके ऊपर, मैं पर्सनली इसको इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये ऐसा मसला है जो ओपन होने की वजह से ना पूरी गवर्नेंस मॉडल सामने आ गया है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम हुआ है पिछले 30 ईयर्स में ख़ास तौर पे, और किस तरीके से जो यहाँ पे गवर्नेंस मॉडल है या गवर्निंग सिस्टम है, या जो गवर्नेंस के लोग रिस्पॉन्सिबल है। देखो, जो एक IAS ऑफिसर यहाँ पे कैडर मिल जाता है ना, फिर वो यहीं पे ज़िंदगी गुजारता है और रिटायरमेंट भी यहीं से लेता है। अब यूटी की वजह से तो उनको आगे पीछे जाना पड़ रहा है। वही लोग घूम घूम के बोर्ड में आते हैं, वही पॉलिसी में आते हैं, और उनकी वजह से ही डिसीजन लिए गए। जब गवर्नर रूल आया तो वो चीफ मिनिस्टर्स के साथ कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते थे। अगर कोई डिस्कशन ऐसी हुई कि भाई बड़ा पैसा आ रहा है इधर, किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट सिर्फ जम्मू के ही और हिंदुओं को ही मिल रहा है, तो कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए
ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं, क्योंकि अगर वो बनाते कि भाई सराय बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, आप कोऑपरेटिव बना सकते थे। आप यहाँ पे अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो श्राइन बोर्ड एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला इदारा था, तो श्राइन बोर्ड अपने प्रसाद की फैक्ट्रीज को नहीं बना पाया, बना सकता था। श्राइन बोर्ड यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता था। श्राइन बोर्ड जो है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना भी यहाँ पे लोकल वहाँ पे फूड बन रहा है वहाँ पे तो कर ही रही हैं, लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट लेवल पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं श्राइन बोर्ड के कंट्रैक्टर्स की लिस्ट निकालने वाला हूँ कि पिछले कुछ सालों में, 20-25 सालों में जो श्राइन बोर्ड के सप्लायर्स हैं वो कौन है, कहाँ से आते हैं, टेंडर प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है, और श्राइन बोर्ड ने क्योंकि उस पैसे से क्या किया वो तो सब लोग पब्लिक डोमेन में आ गया। फिर बातें सुनने में आती है ना, ऐसे हम जाते थे, बंदे बात करते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर दिखता है, कभी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि अगर श्राइन बोर्ड की मंशा में वो लोग बैठे होते जो लोग श्राइन को डेवलप करने वाले होते, तो गुफाओं के बढ़ाने के साथ साथ वो लोग पिलग्रिमेज को कंफर्ट भी देते और उसकी श्रद्धा भी बढ़ाते, ठीक है ना। वो काम करते जिससे कि माँ के भक्तों को एक माँ का प्यार मिलता। आज धक्का मिलता है, स्टैम्पीड मिल रही है, 2 बार तो हो चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो अभी हादसा हुआ लैंडस्लाइड का, फिर एक्स्ट्रा रूट्स बनाए गए। कर क्या रहे थे बोर्ड वाले, ये चीज़ें पहले तो नहीं किसी ने सोची। जो ट्रेडिशनल रूट्स थे हमारे, जिसके रूट के थ्रू माता रानी ने अपने बाण गंगा में बाल धोए, चंद्रपातिका पे मुड़ के देखा, हाथी अर्धकुंवारी पे तपस्या की और भवन में जाके वध किया, यही रूट था जाने का। उन्होंने आस्था की तो परवाह नहीं की। ये तो हमें ओपनली समझना पड़ेगा कि वैष्णो माता के रास्ते को कम्प्रोमाइज़ किया गया कि यात्रा बढ़ रही है। भाई यात्रा बढ़ रही है तो फैसिलिटी बढ़ा दो, बेस कैंप बढ़ा दो, आप उसकी श्रद्धा ही ख़त्म कर दो, आप उसके रिचुअल ही। अब जैसे मैं जाता हूँ तो मैं पहले अगर जाना हो तो हेलीकॉप्टर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ना चरणपादुका जा सकते हैं, ना बाण गंगा में हम उनका जल ग्रहण कर सकते हैं, ना अर्धकुंवारी जा सकते हैं, तो यात्रा पूरी नहीं होती। और फिर भैरव घाटी भी जाना होता है, क्योंकि माता ने कहा था, भैरव को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि तूने जाते हुए दुनिया से मेरा नाम ले लिया है, तो तेरे को ये मैं लोग जो आएंगे तेरे ऊपर से आएंगे, तेरे पाप खत्म होंगे और तेरे दर्शन करेंगे तो मेरी उनकी यात्रा पूरी होगी, तेरे को कोई राक्षस के रूप में नहीं मानेगा या तुझे कोई मेरा दुश्मन के रूप में नहीं मानेगा। माँ है ना, वो अपने बच्चों को हमेशा छांव देती है। तो ये चल रहा था, लेकिन जैसे श्राइन बोर्ड में कुछ लोग आए होंगे जिनको लगा होगा नहीं यात्रा को एज ए बिजनेस लो, वहाँ प्रॉपर्टियाँ बढ़ना शुरू हो गई, कटरा में बिजनेस की गुहार लगना शुरू हो गई। ये बात तो रही नहीं कि ये गुहार जो है वो कैसी है, वो माता वैष्णो देवी की भक्ति है, वो माता रानी का एक सेक्ट है, जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि हिंदू संगठन बात करें या नॉन हिंदू बात करें, मैंने वहाँ पे मुस्लिम्स को भी श्रद्धा करते देखा है। वहाँ जो घोड़े वाले मैंने देखे हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, धर्म उनका कुछ भी हो, पद्धति कुछ भी हो, लेकिन जो वहाँ जाते हैं वहाँ पे मानते हैं, और वो भी मुझे लगता है, लेकिन उसको हम जर्नलाइज नहीं कर सकते, सभी करते हैं। कुछ डिसिटफुल भी होंगे, कुछ फैनेटिक भी होंगे, लेकिन प्रोविजनिंग तो शुरू हो गई ना कि अगर कोई भी इंसान फैनेटिक है वो वहाँ जाके शरारत कर सकता है, प्रोविजनिंग शुरू हो गई ना। जिसके अंदर कमी है वो ले सकता है। लेकिन श्राइन बोर्ड के अंदर जो लोग एम्प्लॉय हो रहे थे, ये तो गवर्नर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। तो मेरी जो रिसर्च का नहीं बोलूँगा, मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो चल पड़ी, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मेरी क्यूरियोसिटी चल पड़ी कि किस तरीके से प्रिक्योरमेंट हुई, क्यों एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया। तो शायद एक कॉन्स्पिरेसी की गई, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो आज नहीं ना रूल बने कि वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं हो सकती है, फैक्ट्री में हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अगर श्राइन बोर्ड के लिए सामान बना रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है मिनॉरिटी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ना इंडस्ट्री है ना टूरिज्म है श्री माता वैष्णो देवी के। लेकिन हो सकता है कि ये एक ट्रेड किया गया हो। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, यह अजम्पशन है मेरी कि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट्स ने ट्रेड किया हो गवर्नर उसके साथ, क्योंकि गवर्नर को यहाँ स्टेबल रहने के लिए कश्मीर को अपने हाथ में रखना पड़ता था पार्टियों को। तो शायद जो इंटरलोक्यूटर टाइप के गवर्नर्स आए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग कम लगती है, लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये बात पहुंचनी चाहिए और सेंटर तक भी बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि सिवाय बीजेपी की प्रेजेंट सरकार के किसी ने भी कश्मीर को लेकर सीरियस स्टेप नहीं लिया परमानेंट सोल्यूशन की तरफ। तो मैं चला जाता हूँ 2004 में जो यूनिवर्सिटी बनी,
गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर थे, और गिरीश चंद्र सक्सेना एक तरफ टेररिज्म को हैंडल कर रहे थे, दूसरी तरफ 96 की वहाँ पे सरकार बन चुकी थी और 2002 में दोबारा सरकार बननी थी। अगर 96 की सरकार इतनी अच्छी चल रही थी तो वाजपेयी को जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो कश्मीर में एक सेकंड पावर तैयार करते, पीडीपी। और उस टाइम सुनने में आता है कि पीडीपी की क्रिएशन में ट्रकों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ट्रकों के हिसाब से मुफ्ती साहब को ढूंढा गया, मुफ्ती साहब को रीइंस्टेट किया गया और 2002 में उनको 16 सीटें भी मिल गई। क्या गवर्नर और उसकी कोई कंपल्शन थी टू अपीज कश्मीर सेंट्रिक लॉबी कि आप जम्मू की श्राइन बोर्ड में कोई हमारा स्टेक नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जम्मू में कश्मीर के लोग आना शुरू हो गए थे, पूरे पैराफ्रीज में वो रह रहे थे और उनका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा तो था ही, क्योंकि जो पॉलिसी 1931 से चली जम्मू कश्मीर की, कश्मीर सेंट्रिक और सेपरेटिस्ट माइंड के लोगों की, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, क्योंकि जम्मू एक बहुत बड़ा एरिया है, जम्मू रीजन एक लैंड बैंक भी बहुत बड़ा है और बड़े रिसोर्सेज के हिसाब से भी कश्मीर से बड़ा है, लेकिन सीटें कम थी। और उसमें एक ऐसा श्राइन बोर्ड बन के आ गया जो श्राइन बोर्ड रिच होता जा रहा था और वो एनरिच कर रहा था लोकल पॉपुलेशन को, और कटरा एक स्पेशल टाउन बन के आ रहा था जिसका टोटल रेवेन्यू गुलमर्ग से, आपके पहलगाम से, सेंटर से बहुत बड़ा था। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इंटरलोक्यूटर्स की तरह सक्सेना साहब की भी कंपल्शन रही हो कि अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो लेट अस हैव समथिंग बार्गेन, इट कैन बी ए बार्गेन, लेट इट बी बार्टर और बार्गेन और इग्नोरेंस। देखो मैं फिर थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मैं आज काफ़ी होमवर्क करके आया हूँ और ज़्यादा, तो हो सकता है ये बार्गेन हो सकता है ये बेटर हो सकता है इग्नोरेंस और गलती हो जो कराई गई, क्योंकि सेंटर में जो सरकार थी वो मिली जुली सरकार थी, कोई स्टेट इस मेजॉरिटी की सरकार तो थी नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक हम पहुँच कर क्लियर हो गए। अब यूनिवर्सिटी बन गई और वो डीम्ड नहीं बनाई गई, डीम्ड होती तो नेचुरली उसके अंदर काफ़ी चीज़ें वो डाल सकते थे, और ऐसी बनाई गई और जनरल पब्लिक को एड्रेस करे, जबकि उस टाइम हमें यूनिवर्सिटी की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं, कोई पॉपुलेशन को इतनी ज़्यादा नहीं है जम्मू कश्मीर की। चलो यूनिवर्सिटी बन गई, फिर यूनिवर्सिटी की ऑपरेशन स्टार्ट होते होते 2009 में एक और आए हमारे पास जिनको सब मान सम्मान देते हैं, बट मैं पर्सनली उनको एज ए ब्यूरोक्रेट बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो फाइल को पढ़ते थे। ही वॉज अ वेरी ट्रेंड ब्यूरोक्रेट। बट जहाँ तक विजन की बात है ना, जम्मू कश्मीर को लेके मैं उनके विजन की तारीफ नहीं करूँगा, बिकॉज उनका विजन था एज इंटरलोक्यूटर, वो 2003 और इधर रहे थे जब ये यूनिवर्सिटी बनी, तब भी वो इंटरलोक्यूटर थे, तो ही वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड की यूनिवर्सिटी बने और हम कश्मीर को ये कह सकें कि देखो जी हमने हिंदुओं की श्राइन में आपकी अपॉइंटमेंट्स करने के लिए तरीका निकाला, ठीक है जी, आप देखो अब आप हमें भी उधर श्रीनगर में भी सपोर्ट करो, तो ये ट्रेडिंग की गई हो सकती है, अब नाम मैं बाद में बताता हूँ उनका। लेकिन जब वो 2008 में गवर्नर ही आ गए तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया, जम्मू के जितने भी हमारे अमरनाथ बाबा अमरनाथ के स्टेशन कर रहे थे उनको एक किस्म का अब्यूज़ किया। कैसे अब्यूज़ किया? 99 एकड़ लैंड जो मुफ्ती साहब के द्वारा दिलाई गई थी, क्योंकि मुफ्ती साहब आए थे यहाँ पे सेंटर के इन्फ्लुएंस पे, वाजपेयी साहब के इन्फ्लुएंस पे, और मैं एडमायर करता हूँ मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट को। 2002 से लेकर 2005 तक की जो गवर्नमेंट चली है ना, वो गवर्नमेंट अगर जम्मू कश्मीर को पूरे 70 साल मिलती ना, तो आज जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा कि कांग्रेस ने ट्रेड किया और गुलाम नबी आज़ाद साहब उसके चीफ मिनिस्टर बने 3 साल, और जाते जाते यहाँ पे वो लड्डू खिला गए। ऐसे लड्डू इस बार भी खिलाए गए हैं, मैं उनको भी आज एक्सपोज करूँगा। आज़ाद साहब ने कहा कि जम्मू वाले लड्डू बांटेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे शेड्स बनाने की परमिशन दे दी, लेकिन जो ऑर्डर 99 एकड़ का लीज का दिया गया था पहल का उधर बालटाल में, वो ऑर्डर कैंसिल किया गया बाय अनन वोरा साहब। अब मैं नाम उनका ले रहा हूँ, वो पिक्चर में आते हैं अनन वोरा साहब, और वही गवर्नर बनते हैं, और वही गवर्नर इंटरलोक्यूटर थे 2004 में, और वही साहब जो थे वो गवर्नर होने की वजह से श्राइन बोर्ड के हेड भी थे। अब नेक्स्ट जॉल्ट लगता है इस पूरे बोर्ड को, वो ये जॉल्ट लगता है कि एक ट्रस्ट बनाया जाता है उनके दौरान कि अब एजुकेशनल को तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी चलो ओपनली इतना काम नहीं कर सकती है, तो लेट्स हैव अ ट्रस्ट। उन्होंने श्राइन बोर्ड के अंदर ही, जबकि श्राइन बोर्ड एक बड़ा स्टेब्लिश्ड बोर्ड था जो कोई भी कुछ भी काम कर सकता था, उन्होंने एक सेकेंडरी आइडेंटिटी बनाई जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी, और वो सोसाइटी फिर अपने काम करने लगी, और यही मतलब आपस में लेन देन करते हैं।
डोनेशन आएगी श्राइन से, बोर्ड से, श्राइन बोर्ड फंड करेगा, वो फंड फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, और फिर चूंकि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे बनाया गया, उसी को ये प्राइवेट बोल रही है, क्योंकि बोर्ड को वो प्राइवेट बोल नहीं सकते थे, बोर्ड एक एक्ट से बना हुआ था। अब उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया कि उनकी मंशा होगी एजुकेशन में पैसा आए, एक सोशलिस्ट माइंडसेट के होंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि श्राइन बोर्ड का गठन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए नहीं किया गया, वो श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बनाया गया, उसकी 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 पेरिफेरी को सिक्योर करने के लिए बनाया गया, दुकानें अच्छे से बने, डेवलपमेंट अच्छे से हो, यात्रा बढ़े। जैसे एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ये मैं मानता हूँ, जैसे हमारे सऊदी अरब में एक जगह है बड़ी मान्यता की, उसकी मैनेजमेंट है, उसमें बड़ी ताकत चाहिए ना, तो उन्होंने एक बड़ी एम्पावर्ड बनाया, लेकिन जो ये डिल्यूशन हुई ना, उसको समझने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उसको एक तो कभी टूरिज्म स्पॉट बना देते हैं, वो भी गलत है, ठीक है, कभी वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का कहते हैं कि ये एक एम्प्लॉयमेंट बेस है, होटल में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है, ये तो एम ही नहीं था, ये तो एम ही नहीं ना था। लोग अपने दुख दर्द लेके आते हैं, भक्ति करते हैं। अब मैं 13 अध्याय का पाठ की बात अगर करूँ तो उसमें मैंने तो उसको प्रैक्टिस करके देखा है, आज भी अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ कवच पढ़ के आया हूँ, प्रैक्टिस करिए आप, रिजल्ट मिलता है। और मुझे नहीं मिलता, राम जी को भी मिला है, राम जी ने रावण को मारने से पहले शास्त्रों में आता है भक्ति की थी, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में जाने से पहले दुर्गा माता की भक्ति की थी, तब जाके अर्जुन को वो वर मिले थे। और अर्जुन को कृष्ण जी के बारे में माँ ने कहा कि आपके साथ कृष्ण है ना, आपकी जीत निश्चित है, धर्म आपके साथ है। धर्म का मतलब राइटियसनेस, धर्म मतलब जो आपकी ड्यूटी है वही आप करें। अब अखबार हमारा काम है चलाना, हमारा काम थोड़ी किसी की बीजमेंट करना, हमारा काम है जो सच सामने आ रहा है बोलना, फिर उससे क्या रिजल्ट आता क्या नहीं आता वो हमारा काम नहीं है, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैं पहुंच गया हूं एनएन वोरा साहब के 2008 के गवर्नर रूल्स का। पहली गलती उनकी, श्राइन उन्होंने लैंड वापस की, और आज हम भूल गए हैं कि जो लोग उसमें शहादतें हुई, जिन्होंने पूरी बीएस पढ़ा, आज यूटी बनने का बेस 2008 के एजुकेशन से पढ़ा, लेकिन एनएन वोरा साहब ने आते ही पहला क्या ऑर्डर किया, उसको रिवर्स किया था टू अपील कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज, ठीक है। और उन्होंने ही इस ट्रस्ट की भी रचना की। और कहा जाता है, ये जो अंकुर जी कल आके बोल रहे थे कि 700 के करीब एम्प्लॉयज़ नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू आए हैं इसके अंदर, ये वोरा साहब के टाइम पे आए, ठीक है जी। अब आते हैं वोरा साहब के नेक्स्ट टेन्योर के ऊपर कि जब वोरा साहब यहाँ से जा रहे हैं 2018 में, तो आज़ाद साहब कह रहे थे 2008 में लोग लड्डू बांटेंगे, क्योंकि मैंने अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ को लैंड वापस ले ली, लेकिन मैंने और बड़े काम किए यहाँ पे। फिर उसके बाद एजिटेशन हो गई, एजिटेशन के बाद 2014 में यहाँ पे जब इलेक्शन हुई तो आप देख लें कि क्या हुआ हाल, कितनी सीटें मिली बीजेपी को। मतलब बीजेपी का जितना भी पॉलिटिकल यहाँ पे सक्सेस आया जम्मू में, वो आया 2008 की एजिटेशन के बाद। वो एजिटेशन किसके लिए थी? श्राइन के लिए थी। आप इसको पूरी तरह समझेंगे, और मैं चाहता हूँ लोग भी बात करें। ये जो डिल्यूशन हुई ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी का भी हो सकता है तरीका, और ये एक सिचुएशनल भी हो सकती है। मैं उसके ऊपर कमेंट तभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने तो एनालिसिस किया जर्नल। तो वोरा साहब यहाँ रहे 2018 तक, ठीक है। बुरहान वानी का कैजुअलिटी भी उसी के दौरान हुई। 2014 को उन्होंने सस्टेन किया यहाँ पे पीडीपी और उसकी सरकार बनाने में, लेकिन उनका जो ओवरऑल माइंडसेट है ना, वो अपीजमेंट पॉलिसी है कश्मीर की। जम्मू को लेकर उन्होंने कोई ऐसे डिसीजन हम नहीं कह सकते हैं लिए जो कि बड़े हम बोले कि डोमिनेटिंग डिसीजन हो, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कश्मीर को स्टेबल रखने की ज़रूरत है तो जो उसका फलक्रम है ना, वो जम्मू की तरफ झुका हुआ होगा, तो कश्मीर ऑटोमेटिकली स्टेबल रहेगा। क्योंकि हर बार जितनी बार भी सेंटर ने कश्मीर के साथ नेगोशिएशंस की, सेंटर को मुंह की खानी पड़ी। इस बार सेंटर की पॉलिसी डिफरेंट थी। उन्होंने आयरन हैंड से बात की कि अगर एक बंदा क्रिमिनल है तो हम उसको पॉलिटिकल बात नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को गोली मारना तो क्राइम है ना, तो उसमें पॉलिटिक्स तो आएगी नहीं। तो आज का जो ये मसला बना है ना, इसकी जड़ें हैं 2009 में, जब वो ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट से पैसे मैनेज करना आसान था। उन्होंने फिर बनाया, आपका गुरुकुल भी बनाया, और नर्सिंग कॉलेज भी वही शायद बना रहा है, और उसी ने मेडिकल कॉलेज बनाया, और उस मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट बनाया, यूनिवर्सिटी को नॉन डीम्ड बनाया। तो ये सारी आइडेंटिटीज जो है ना, अब ये श्राइन बोर्ड के एम्बिट से बाहर जा चुकी है। तो जो ये लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे, मुझे तो अब एक नया कोई कानून बने जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करें। 2008 में टेक्नोलॉजी का इतना जोर नहीं था,
हम पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। मुझे याद है, मुझे आंसू आ गए थे जब मैंने जी न्यूज़ में फ़ोन किया। मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी थी, मेरे घर में सारी फैसिलिटीज़ थी। मैंने फ़ोन किया, मेरी जी में बात हुई। उस टाइम राजपूत जम्मू की लड़की थी, बम बोले के समय की बात करें, 2008 में राजपूत लड़की थी, उसका नाम मुझे याद, राजपूत उसका सरनेम था। आज वो जी न्यूज़ में नहीं है। मैंने उससे बात की, मैं यहाँ पे इतनी एजिटेशन हो रही है, आप कवर नहीं कर रहे हो। स्टार न्यूज़ में बात की, कवर नहीं किया गया। मैंने हर एक को फ़ोन किया पर्सनली, नो बडी पिक्ड अ फ़ोन। लेकिन अपॉर्चुनिस्ट लोगों का काम होता है ना कि आगे बढ़ना। हम बैक एंड पे काम कर रहे थे क्योंकि लोगों की 60 दिन हो गए थे, रोजी रोटी का मसला था, और बाद में जम्मू को कुछ नहीं मिला। जो मिला 14 के बाद मिला। उस एजिटेशन का आउटकम कोई भी खास नहीं निकला। एजिटेशन बेसिकली हम ये मान के चलेंगे एक बेस बनी, लेकिन वोरा साहब ने उसका रिजल्ट जम्मू के लोगों को कोई खास मिलने नहीं दिया, ना ही उन लोगों को बड़ी कॉम्पनसेशन मिली। बीजेपी ने अपने लेवल पे दी और संगठनों ने लोगों को बेनिफिट दिया, लेकिन जो कमिटमेंट्स की गई थी वो पॉइंट्स आज भी कोई चेक करे तो वो पॉइंट्स पूरे एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। वोरा साहब के टर्नर की बात करूं, और वोरा साहब ही थे हमारे श्राइन बोर्ड के हेड। तो ये चीज़ आज सामने आ रही है जो वो करके गई हैं, जो उन्होंने किसके साथ मिलके किसको पीस करने के लिए इसको डिल्यूट किया कि एक श्राइन बोर्ड जो डेडिकेटेड था श्राइन डेवलपमेंट के लिए, पहले वो हॉस्पिटल बनाता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है नारायणा के हाथ में, और आज भी लोग उसको उसके शिकार हैं। मैं तो यही बोलूँगा, श्राइन बोर्ड में दबी ज़बान में सुनने को मिलता है कि इट इज़ अ पर्सनल हॉस्पिटल। जो ये नारायणा हॉस्पिटल है ना, ये हमारे हाई अप्स का ना गवर्नमेंट में उनका पर्सनल हॉस्पिटल है कि उनकी फैमिलीज़ को अच्छी फैसिलिटी मिले वहाँ पे, और वो बदले में उनको फैसिलिटेट करें कि अगर उनको घाटा हो रहा है तो वो घाटा पूरा कर रहा है श्राइन बोर्ड, तो उनको घाटा हो ही नहीं रहा, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। पूरे हॉस्पिटल में लिखा है नारायणा हॉस्पिटल, और उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं, क्या वो लाइन इन लाइन है माता रानी के बिलीफ में, फेथ के साथ, वो कोई बात ही नहीं है। आज एक जिसको बोलते हैं ना कि भगवान जी ने मौका दिया, क्योंकि जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी ने शो डाला अमरनाथ यात्रा के यात्री चाहिए, पर यात्राओं को यात्रा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने से उन्होंने शो डाला, तो लोगों को पता लगा कि यार ये तो हमारे अपने है ही नहीं है। तो मैंने महबूबा मुफ्ती जी को फ़ोन किया था, तब वो दूरदर्शन में आए थे। मैंने फ़ोन किया, मेरा एक मित्र है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा, कश्मीर में रहते हैं। मैंने अपने मित्र को बोला, मैंने कहा अगर मैं उसके पास जाके बोलूँ कि यार मुझे ना पूजा करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, वो बना ही नहीं करेगा। और वो यहाँ मुझे आके बोलेगा जम्मू में, यार मैंने अपनी पूजा करनी है, तो मुझे, मैं नहीं मना करूँगा। मैंने कहा आपस में लोगों में नफरत नहीं है, तो आप लोग नफरत पैदा करते हो। ये मेरा रिकॉर्डेड है, दूरदर्शन में जाके को देख ले। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैडम उस पर मेरे जम्मू के भाई बोलने ही लगे तो फ़ोन काट दिया दूरदर्शन वालों ने, क्योंकि कंट्रोल था और कोई तरीका था नहीं हमारे पास। मेरा ये आज कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को आज हाईलाइट हम कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बड़ी देर से हो रही थी। अब सबसे ज़्यादा लिटमस टेस्ट किसका है? वो लिटमस टेस्ट है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने उस टाइम पे स्टैंड लिया, और बीजेपी ने यहाँ पे आज एलओपी हमारे बन चुके हैं फुल फ्लैज 28 सीटों के साथ, 29 होगी अब। और वो गए भी गवर्नर साहब के पास कहने के लिए कि भाई इसको वापस करो, लेकिन जब तक वो जड़ें को ठीक नहीं करेंगे, और जड़ें ठीक करने की ताकत आज भी बीजेपी के पास है, कि जो गलती 2002 से शुरू हुई और 2025 तक आ गई, उसको सुधारने का तरीका है इस पूरे एक्ट को रीस्ट्रक्चर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये मेडिकल कॉलेज इस स्टेज में चल नहीं सकता और इसको बंद कर दिया जाए एज एन एक्टिव इनिशिएटिव। और जो इसके कॉन्स्पिरेटर है, मैं कॉन्स्पिरेसी बोलूँगा, क्योंकि पता था, अब मुझे पता हो कि कुछ गलत हो रहा है, मैं चुप करके बैठा रहूँ, मैं कोई क्रिमिनल साइलेंस ले लूँ। तो जो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यश नाम मैंने सुना उनका है, यश शर्मा, और उनको इमीडिएटली अपनी कुर्सी से हटा देना चाहिए। बिकॉज डे 1 से लेके आज तक उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको पता था कि मैं किन बच्चों की एडमिशन करूँगा। मुझे किसी भी जगह अगर वहाँ घोड़े वाला अलाउड है, वहाँ पे बिजनेस करना अलाउड है नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू को, तो पढ़ना कौन सा नहीं अलाउड है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो काम ही नहीं था बोर्ड का, आपने उसको किया। और फिर सबसे जो दुखद बात है, डाउन ट्रॉडन और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए इसमें प्रोविजनिंग ही नहीं है। ये सीट 5 लाख रुपए की है। शेड्यूल कास्ट हमारी बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जम्मू कश्मीर की। पहले भी जब ये सरकार बनी थी, मैं इकलौता इंसान हूँ जिसने कहा था इसमें गवर्नेंस में एससी की कोई सीट नहीं है। मैं रिपीट करूँगा कि जो आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है,
इसमें कोई भी मंत्री और कोई भी एमएलए गवर्नेंस वाला, गवर्नमेंट का जो पार्ट है, वो एससी कम्युनिटी से नहीं आता है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी, उससे कोई भी नहीं आता है, क्योंकि एनसी के पास वो है नहीं, और जो वो हैं वो सारे के सारे अपोजिशन में है, तो उनके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? बात सामने आ गई, बात जुड़ गई। बात कहाँ से जुड़ी कि ना वो गवर्नमेंट में थे और ना ही मेडिकल कॉलेज में आ पाए। अगर ये मेडिकल कॉलेज जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन भी फॉलो करते, जो कानून है, तो एससी रिप्रेजेंटेशन आती, एससी स्टूडेंट आते। अब यश जी को बोलना पड़ेगा ना, अंडर फेयर इंप्रेशन मैंने नहीं लिए। वाई यू हैव, मतलब कॉन्स्पिरेसी है, बिकिंग है, या जानबूझ के की गई है। देखिए लीगली बड़ा कुछ ठीक होता है, लीगली बहुत कुछ ठीक होता है, मैं हर चीज़ लीगली ठीक कर। अब बड़े लोग ऐसे, मैं टफ एग्जांपल नहीं देना चाहता, लोग बुद्धिजीवी हैं, सुने और अपने में चर्चा करें कि लीगली तो बहुत कुछ ठीक होता है, बट आम लोगों को पता होता है गलत है। लीगली ठीक है, कानून में अंदर जाके कोर्ट में जाके ठीक करेंगे जी मैं क्या करता, प्राइवेट कॉलेज था, क्यों था प्राइवेट? ट्रस्ट था, क्यों था ट्रस्ट? क्या कंपल्शन थी वोरा साहब को ट्रस्ट बनाने की? कितने पैसे एक्स्ट्रा हो गया था? क्या यात्री आराम से फ्री खाना खा पा रहे थे? जो गुलशन जी का लंगर वहां चलता है वो एक प्राइवेट पार्टी है, क्या फ्री खाना देने की कोई प्रोविजनिंग की है? अब जाके कोई हिमकोटी में उन्होंने डाला, वो भी लोग डोनेट करते हैं। श्राइन बोर्ड अपने से क्या कर रहा है? क्या श्राइन बोर्ड के जो मुलाजम वहां पे 4 घंटे सोते हैं, एक पंडित एवरेज 4 घंटे ड्यूटी देता, फिर 4 घंटे सोता है। इंसान की तरह ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो बहुत अलग से हालात है। इंजॉय कौन करते हैं? जो टेम्परेरी तौर पर वहां जाते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बोर्ड मेंबर्स हों, चाहे गवर्नर हो उसके लोग हों। और सफ़र कौन करते हैं? या यात्री, आम आदमी, या एक छोटा मुलाजम। और किताबों में सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को आता करना। मैं ब्यूरोक्रेसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, सिखाया जाता तरीका। ये श्राइन बोर्ड जो था ना, इसको एम्फेसाइज तरीके से एक ऐसा बोर्ड बना के चलाना चाहिए था जैसा गवर्नर हमारे जगमोहन साहब जी ने कंसीव किया था। जम्मू में जितनी डेवलपमेंट हुई है ना मॉडर्न टाइम पे, ऑल क्रेडिट गोज टू जगमोहन जी। जैसे वो हटती हैं, कश्मीर सेंट्रिक लोग आते हैं, वो अपने हिसाब से जम्मू की पॉलिसी बनाते हैं, और अल्टीमेटली आज अगर इस पॉइंट पे भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं ना हुई बीजेपी के लिए भी, कि आप खाली सीटें रिवर्स करने की बात नहीं करो, आप जरूर अपनी जगह बनाओ, कश्मीर में आप जगह ढूंढो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदू की भी है, मुस्लिम की है, सिख की भी है, ईसाई की है, बट जहाँ पे इनजस्टिस हुआ है वहाँ तो बात करो। अब इससे बड़ा इनजस्टिस क्या होगा कि एक मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाने से पहले पता था कि वो उस कम्युनिटी को एक्सक्लूसिव सर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट करना भी गलत नहीं था अगर सरप्लस होता। अगर ऑडिट किया जाए ना, आज हमारे श्राइन बोर्ड की एफडीए खत्म हो चुकी हैं, श्राइन बोर्ड के डिपॉजिट खत्म हो चुके हैं, और श्राइन बोर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले समय में जिस तरीके से काम कर रहा है मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना, क्योंकि जो ओवर एक्सपेंडिचर करता है ना कोई भी संस्था, वो फिर सस्टेन नहीं करती है, और उसका असर दिखेगा आपको। अब ये रोप वे बनाने के लिए पीपीपी मॉडल कर रहे हैं, अब ये रस्तों के लिए कुछ और कर रहे हैं। 80 करोड़ पता नहीं कितने का रास्ता बनाया गया हिमकोटी का, और पर्सनल गाड़ी जाती है वहाँ से। वो बात ठीक है कि वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ जाएं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, लिफ्ट लगाई गई थी बोरा साहब के टाइम पे, वो भी आज बुजुर्गों के काम आती है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन जो ये बेसिक फंडा कहते हैं ना, जिसकी जड़ें ही कमज़ोर कर दी गई हों, उसके ऊपर फ्रूट कहाँ से अच्छा निकलेगा? तो जो ये ट्रस्ट बनाया गया, पहली ऑब्जेक्शन मेरी इस पर है, इसको आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। एक बोर्ड दैट्स ऑल, उसके नीचे जो मर्जी बनाओ आप ऐसे रास्ते निकाल दो जिस रास्तों से कोई भी बेईमान आदमी गलती से भी ये पॉइंट हो सकता है ना, तो मिसयूज़ करेगा जगहों को। और वैसी ही मिसयूज़ होने की जो है प्रोविजनिंग जो है वो हो चुकी थी वोरा साहब के टाइम पे। आज वोरा साहब की एज काफ़ी होगी, 1936 की उनकी बर्थ में देख रहा था। आज अगर मेरी बात सुनेंगे तो उनको शायद रिग्रेट भी करें कि मैंने क्यों छेड़ा था, क्योंकि वहाँ पे आप किसी को भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए आज हम वैष्णो माता जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को मीट मांस नहीं खाना है, घर आके कंजकें पूजनी है, फिर ही करना है। कटरा की पेरिफेरी के अंदर भी मुझे लगता है कि कोई इस पर बड़ी तरह ऐसे अपेरेंटली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि माँ का अपना तरीका था एक्सपोज करने का, उन्होंने किया। नारायणा में लोग कैजुअल्टी हो रही थी, नारायणा के शीशे टूट रहे थे, नारायणा हॉस्पिटल में लोग मतलब अनप्रिडिक्टेबली मर जा रहे थे, डॉक्टर भी बेबस होते। और जब वहाँ पे कोई अगर ये प्राइवेट लेटर से मैदानता होता या नारायणा का डायरेक्ट होता, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती इसके पास,
लेकिन चूंकि ये श्राइन बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके बैठा हुआ है, जैसे ही कोई वहाँ त्रुटि होती है उसके बारे में बात होना, पीछे बोर्ड आता है और बोर्ड के पीछे गवर्नर हाउस और सरकार आ जाती है, पूरी पुलिस आ जाती है। आज भी कह रहे हैं ना कि वहाँ पे कोई खतरा नहीं हो, इसके लिए पुलिस पूरा करके बैठी है इंतज़ाम। दिस इज समथिंग रॉन्ग। यश जी का इमीडिएट रिमूवल होना चाहिए उस पोजीशन से एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा, मेडिकल कॉलेज का डिसीजन रिवर्स होना चाहिए। तीसरा, लोग कहेंगे लोगों बच्चों के साथ गलत हुआ, कोई गलत नहीं होगा। कारण ये है कि जो बच्चे थे वो मेरिट वाले बच्चे प्योरली नहीं है, वो बच्चे हैं जो पेड ले रहे हैं सीटें। आज ओपन कर लो मेरिट, उनसे ज़्यादा मेरिट वाले बच्चे होंगे जो नहीं आए होंगे। कारण क्या कि वो पेड सीट नहीं ले सकते, वो गरीब है, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, हर धर्म के होंगे। तो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर काम कर रहा है, फीस के लिए क्यों काम कर रहा है? वो बिजनेस क्यों कर रहा है? बिजनेस के लिए तो बना ही नहीं। और जो बिजनेस वो कंट्रोल नहीं कर सकता है फॉर द एक्सक्लूसिविटी ऑफ द श्राइन, वो कर ही क्यों रहा है वो? तो ये पूरा जो मैंने आज बनाया था मैं बोल चुका। इसके अलावा भी अगर कोई लोग कनेक्ट करना चाहते हैं वो बात करें, क्योंकि अगर आज बात नहीं करेंगे तो कल समय हमें माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज तो आपने एकदम मैं कहूँगा एक नया आयाम दे दिया और एक नटशल में समझा दिया कि पूरा जो ये प्रॉब्लम हुआ श्राइन बोर्ड का 2004 से जो मिसमैनेजमेंट हुई वो कैसे हुई, क्यों हुई और कि कौन लोग उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। मैं जनता से भी अपील करूँगा कि आप समझिए मसले को। आप हमारे जो वीडियो है आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं अपनी राय, जो आप समझते हैं कि श्राइन बोर्ड जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। आप रविश, एक बात मैं और करना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी है बात करना। बहुत बड़ी अपील होगी मेरी उन सब लोगों से जो लोग आज हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं या फॉलो कर रहे हैं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, भारत के हर वासी को एक जैसा राइट है, एक जैसा उनके बच्चों का राइट है। बट एट द सेम टाइम जो इंस्टीट्यूशन जिस चीज़ के लिए बना है, अगर उसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं हो रहा है तो उनको भी खड़ा होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अभी कश्मीर से वॉइस होना शुरू हो गई है, ये जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, इसको रोकना है। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये मुद्दा वहाँ पे मुस्लिम बच्चे पढ़ने का नहीं है। ये मुद्दा है कि श्राइन बोर्ड का काम है माता वैष्णो देवी की श्राइन को और बेटर बनाना, यात्रियों के लिए फैसिलिटी देना, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई काम नहीं करना जिस काम में फेवरेटिज्म सामने आए। उनके प्रति जो इस श्राइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, आइडेंटिफाइड नहीं फील करते हैं। फेथ है ना, फेथ है, और ये एक सेक्ट है। ये हिंदुओं की बात तो है ही है, हिंदू धर्म का ही एक सेक्ट है। वैष्णव एक हिंदू धर्म का सेक्ट है। आप इसको डायरेक्टली हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। ये एक सेक्ट है जिसमें मीट, अंडा, शराब, सिगरेट पीने की मनाही है। नवरात्रों के अंदर व्रत रखना ज़रूरी है, और ये चीज़ें बुरी चिन्हित हैं देवी भागवत में। तो अगर अब मैं जाता हूँ कहीं पे, मेरे दोस्त हैं, वो बड़े ख़ास मित्र हैं मेरे, हम बहुत प्यार में रहते हैं। हमने तो बचपन में ये देखा नहीं, हमारे स्कूल में पढ़ाई होती थी, वो गायत्री मंत्र का भी जाप करता था और पीर बाबे में उसी के जाता था, सारे जम्मू के पीर बाबू जाके मत्था टेकता था। हमारा बड़ा प्यार था आपस में। वो ईद वाले दिन मेरे लिए स्पेशल पनीर बनाता है, मुझे नहीं परहेज होता वहाँ जाके खाने, वो हमारे घर में आते हैं तो वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं। लेकिन इस सेक्ट के अंदर आप किसी भी बच्चे को, किसी भी पढ़ने वाले को, किसी भी एम्प्लॉय को अगर नहीं रोक सकते हो तो आप किसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? उस सेक्ट के रिचुअल्स को। और अगर आप करने देते हो तो आप उसको डिल्यूट करते हो। तो ये दोनों ही लोगों के लिए, दोनों ही फेथ्स के लिए एक पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बन रहा है जो लॉन्ग टर्म में जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां तो बनाएंगी इसको, कश्मीर सेंट्रिक भी, और जो लोग अभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले रहे हैं। बट एक सोशलाइट होने के तौर पे, एक जर्नल ह्यूमैनिटी को देखते हुए मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आगे चल के ये मुद्दा जो है रिश्तों को और ज़्यादा कमज़ोर ना करे, जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और हम लोग जिस इंस्टीट्यूशन को जैसे होना चाहिए वैसा वापस करके सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रेसिडेंट एलजी साहब हैं, मेरी उनसे गुहार है, आपकी
बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हर मोड़ पे हो रही है। जिस तरीके से आपने 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया, ना आपने किसी को अपीज़ किया, ना आपने किसी को खुश किया, आपने वो किया जो जम्मू कश्मीर और भारत के लिए सही था। आज आप ही के पास ये डोमेन है कि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले, उमर साहब को भी चाहिए इस पर प्रॉम्प्टनेस दिखाएं। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दें, एक इंक्वायरी बिठाएं, और जो आपके पास लोग ये प्रपोजल लेके आए थे, पहले तो नारायणा हॉस्पिटल को वापस करें श्राइन बोर्ड का पूरी तरह, लेट इट बी प्योर चैरिटेबल। और वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट ये शेट्टी साहब, ये जो नारायणा हॉस्पिटल के लोगों ने किए हैं, इसको रिवर्स करके इसको प्योर ऑडिटेबल हॉस्पिटल बनाए, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ चैरिट। दूसरा, मेडिकल कॉलेज को एक मिस्टेक के तौर पे क्लोज करें ताकि और फंड ड्रेन ना करने पड़े इसको बनाने में। तीसरा, जिस मैनेजमेंट ने हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यश जी इसको होने दिया, लीगली करेक्ट पर मॉरली गलत, इथिकली गलत एंड पॉलिटिकली तो डिजास्टर, उनको इमीडिएटली कुर्सी से रिमूव करें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ का सलूशन भी बता दिया अब तो, कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, तो जनता को भी समझने की ज़रूरत है। और मैं जनता से खास अनुरोध करूँगा कि अपने जो राय है आपके इस इशू के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। धन्यवाद अर्थ न्यूज़ से जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।